अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बे में रहती थी जो चाइना बॉर्डर के काफी पास था। ओंकिला के खानदान में उसकी बूढ़ी माँ और उसके 3 बच्चे रहते थे। ओंकिला के खानदान का खर्चा खेती और किसानी से चलता था। क्योंकि ओंकिला का गांव चाइना के पास था, इसीलिए ओंकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मंचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बेहद अच्छी तरह बनाने आते थे। ओंकिला की माँ खेत में काम करती और ओंकिला घर में रहकर ही खाना बनाया करती। क्या हुआ माँ, आज आने में इतना वक्त कैसे लग गया? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन हमारी जमीन गई तो हमें तो मुआवजा भी मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, अब खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये तो बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओंकिला, तू इसे तालीम नहीं देती है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास ही नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे तालीम देने से नहीं लेता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओंकिला, हमारी जमीन चली गई। 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या हम इन रुपयों से गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम धंधा नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तो विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बेहद सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुँची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाली की जरूरत है, मैं उनसे बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और दावत का लुत्फ उठाते। ओंकिला के हाथ के लजीज मोमोज लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने बावर्चियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। मैं घर पर मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, मालिक, मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पर पैसे नहीं भेज पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया है, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आया करता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने के लिए देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज अगर कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारे सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को बस 8,000 रुपए दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के क्रूर बर्ताव की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है? कुछ रुपए है मेरे पास और थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पे कम लोग ही मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब लगभग 20,000 रुपए महीने कमाने लगी थी।
विष्णु को ओम किला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने तो मेरा धंधा ही बंद करवा दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो उससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओम किला के पास जाकर बोला, ओम किला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2000 बढ़ा दूंगा। नहीं सर, अब मैं 20,000 कमाती हूँ। मुझे अब आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूँ? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओम किला के मुंह से उल्टा जवाब सुनकर विष्णु का खून खौलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके घमंड को चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओम किला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है। तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओम किला को धमकाकर वहां से चले गए। ओम किला को बेहद देर बाद सांस आई। उसने अपनी माँ को फोन लगाकर सारा मसला कह सुनाया। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपना धंधा जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओम किला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुँची। विष्णु भाई, आप यहाँ के इज्जतदार इंसान हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत कीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओम किला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे, ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग किया करते थे, इसीलिए ओम किला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओम किला ने अपना मोबाइल उस लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओम किला के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओम किला जब अपने एटीएम से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ओम किला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हो गई है। ओम किला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओम किला ने पुलिस स्टेशन में उस लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओम किला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओम किला अपना सारा सामान रखा करती थी। ओम किला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे थे और ना ही खाना बनाने का सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओम किला, तुम रो क्यों रही हो? ओम किला ने नौरेन को सारा मसला कह सुनाया। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओम किला, मैं परसों ही अपने बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। ओम किला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे वो मोमोज खिलाया करती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण ने ओम किला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र के रेत पर फैला देना। इनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सब बस तुम ही अलग कर पाओगी।
इतना कहकर समुद्र देव वहाँ से गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को बीज पर डाला और अगले ही दिन उनमें से पौधे निकल आए जिन पे मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक टोकरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने बीज पर मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज के पौधे तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना ही एक भी पौधा जमीन से बाहर निकला। विष्णु बाजार जाकर जहरीले कीटों वाली दवाई ले आया जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक दरख्त के दुकान में जाकर ढेर सारा दरख्त उठा ले आया और उसने दरख्त को मोमोज के पौधों पर रख दिया और फिर उसने उन सारे दरख्तों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा कि अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। बारिश को भी अभी आना था। तभी वहाँ पर नौरेन आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं मालिक? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कुछ असर नहीं होगा। मैंने अपने जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला की फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु सर, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान मत पहुँचाइए, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी तो यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो ओंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गाँव जा और किसी तरह ओंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो बीमार पड़ गए तो ओंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस जाना पड़ेगा और इसी तरह ओंकिला रास्ते से हट जाएगी और तुझे मैं इस काम के 50,000 दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन मुसीबत में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास इस काम को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान, मुझे माफ करना। नौरेन अपने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुँच गया। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसकी मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बेहद यकीन करती थी। बेहद खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुछ अच्छा तो है ना? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है, ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन वहाँ से चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो चारों बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन खत्म जरूर कर सकते हैं। विष्णु एक रोड रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोड रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता समुद्र देव में बदल गया और समुद्र देव ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। समुद्र देव उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ
ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब समुद्र देव ने विष्णु को उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। तभी वो ओंकिला के घर पहुँचे और उसके सारे परिवार को ठीक कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम पहले की तरह चलने लगा। चंदर एक रईस घर का लड़का है, पर वो बहुत ही बदतमीज है। वो घर में और घर के बाहर भी किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करता है। उसकी इस आदत से उसके घर के सभी लोग बेहद परेशान हैं। सभी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर चंदर किसी की भी बात नहीं सुनता है। बेटा, अपनी जबान पर कंट्रोल रखा करो। तुम किसी से भी बात करते हो तो कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज किया करो। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जाकर अपनी बेटी को समझाइए। कल को वो अपने ससुराल जाएगी, उसे ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत है, ना कि मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तुम्हारी बहन है। क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही मैनर्स सिखाए हैं जो तुम हमारे साथ ही इस तरह की बातें करते हो? मैं किसी दूसरे से नहीं सीखता। मुझे जो सीखना होता है मैं खुद से ही सीख लेता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चंदर की बातों से और उसके बर्ताव से सभी घर वाले इतने चिढ़ जाते हैं कि सभी लोग चंदर की शिकायत लेकर उसके पापा के पास जाते हैं, क्योंकि चंदर सिर्फ अपने पापा से ही डरता है। देखिए ना जी, ये चंदर तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज ये बिगड़ता ही जा रहा है। इसका कुछ कीजिए ना, नहीं तो ये पूरे गांव में हमारी नाक कटवा देगा। हाँ, मैंने भी उसके बारे में कुछ लोगों से सुना है कि ये आजकल बहुत मुंहफट हो गया है, पर मैंने सोचा कि बाहर के लोग हैं, इसीलिए मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए कह रहे होंगे। लेकिन मेरे ही घर के लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ करना ही होगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। मैं उसको आपके सामने लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे बेमतलब? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है आजकल। जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें जाकर पूछिए ना, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। पर गलती मेरी ही है कि मेरा बेटा इतना मुंहफट हो गया और मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं है। मैं जा रहा हूँ और अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। आज के बाद तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, और हाँ, अब से तुम घर में ही रहोगे। बाहर जाकर तुम बहुत बिगड़ गए हो। चंदर अपने पापा की बात नहीं सुनता है और घर से जाने लगता है। अगर तुम घर से गए तो वापस मत आना। तुम्हारे लिए फिर इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा। चंदर गुस्से में घर से तो निकल जाता है, पर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। इसलिए वो एक मोमोज वाले के पास जाता है, जिससे अक्सर वो मोमोज खाया करता था। एक प्लेट मोमोज बना दे, भूख लगी है मुझे। भैया, अब तो कुछ ही मोमोज बचे हैं। एक प्लेट तो पूरा नहीं होगा। रात बेहद हो चुकी है, इसलिए मैं दुकान बंद करने जा रहा था। तुम लोग भी ना, जाकर मेरे लिए कुछ पानी पूरी ले आ। चंदर के बोलने पर मोमोज वाला उसके लिए एक प्लेट पानी पूरी ले आता है और उसी प्लेट में कुछ बचे हुए मोमोज रख देता है। ये लीजिए भैया, पानी पूरी और मोमोज दोनों है इसमें। चंदर बुरे मन से उस प्लेट की ओर देखता है। उसे भूख तो लगी है, पर उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। ये बहुत खा लिए मैंने पानी पूरी मोमोज, अब मुझे कुछ नया खाना है। ये खाकर तो मैं पक चुका हूँ। एक तो घर वालों की बकबक से मन भर गया और दूसरा ये सब खाकर। चंदर गुस्से में पानी पूरी के अंदर मोमोज भर देता है, जिससे मोमोज पानी पूरी के नमकीन पानी में घुल जाते हैं। ये ले, तू खा ले बेटा। क्या तू रोज रोज ये सब खा सकता है? आपने खुद ही मुझसे मोमोज मांगे और पानी पूरी लाने के लिए आपने ही कहा। अब आप मुझ पर कहाँ का गुस्सा निकाल रहे हैं और ये खाने में क्या बुराई है? मोमोज वाला उस पानी पूरी के अंदर डाले हुए मोमोज को खाता है। उसको वो बहुत टेस्टी लगता है। ये तो आपने गुस्से गुस्से में कोई नई डिश बना दी। इसका टेस्ट तो बहुत ही अलग और अच्छा है। क्या सच कह रहा है? तब तो एक मैं भी ट्राई करूंगा।
भी उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। ये तो सच में बेहद टेस्टी है। मैं तो अब सभी मोमोज को पानी पूरी में डाल कर ही खाऊंगा। चंदर इसी तरह से सारे मोमोज को पानी पूरी के अंदर डालकर खाता है। ठीक है भैया, अब चले जाइए। वैसे भी मैं अब दुकान बंद करने वाला हूँ। ऐसा है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं भी अब तेरे साथ यही रहूंगा अब, और कुछ काम करके खुद ही पैसे कमाऊंगा और अपने घर वालों को दिखाऊंगा कि उनके मदद के बिना भी मैं अकेले रह सकता हूँ। चंदर अब उस मोमोज वाले के साथ ही मोमोज बेचने की सोचता है। भैया, मोमोज बेचकर तो इतनी भी कमाई नहीं होती कि मेरे घर का खर्चा ठीक से चल सके। मैं आपको अपने दुकान पर कैसे काम दे सकता हूँ? चंदर को पूरा यकीन था कि मोमोज वाला उसको अपनी दुकान पर अपने साथ रख लेगा, पर अब वो थोड़ा घबरा गया था क्योंकि न उसके पास कोई काम था और न ही उसके पास रहने के लिए कोई घर था। चंदर को मोमोज वाले की बात पर बहुत गुस्सा आता है। तुझे क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ जो तुझसे काम मांगने आया हूँ? अरे तुम्हारे जैसे को तो मैं काम देता हूँ। आपके इसी बर्ताव के वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका बर्ताव अच्छा होता तो मैं आपको जरूर अपने साथ काम पर रख लेता। मुझे तेरे काम की कोई जरूरत नहीं है। चंदर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और पानी पूरी वाले के पास जाता है और उससे काम की बात करता है। मुझे काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकते हो? मेरी तो छोटी सी दुकान है भैया, मैं आपको कैसे काम पर रख सकता हूँ? अब चंदर को समझ आ गया था कि अगर उसने अभी भी अपना बर्ताव नहीं सुधारा तो उसको सड़क पर ही सोना पड़ सकता है। इसलिए वो प्यार से पानी पूरी वाले से बात करता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम साथ में मिलकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी पूरी वाला तो साथ में काम करने के लिए तैयार हो गया था, पर अभी भी चंदर को मोमोज वाले की जरूरत थी। इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करके मोमोज वाले के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत तरीके से और गुस्से में बात की, पर आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और अगर तुम चाहते हो तो हम मिलकर साथ में काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कोई बात नहीं भैया, लेकिन जिस काम की आप बात कर रहे हैं वो काम है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि हम मोमोज को पानी पूरी में डालकर बेचेंगे। उसका टेस्ट लोगों को बेहद पसंद आएगा और हम तीनों लोग मिलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये बेहद अच्छा आइडिया है, पर पहले हमें बहुत सारी पानी पूरी खरीदनी होंगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पानी पूरी वाले से इसके बारे में बात कर ली है और वो भी इसके लिए तैयार है। तब तो शुभ काम में देरी कैसी, हम तीनों लोग कल सुबह से ही ये काम शुरू कर देंगे। चंदर आज मोमोज वाले के साथ उसकी दुकान पर ही सो जाता है और सुबह उठकर दोनों लोग मिलकर मोमोज बनाते हैं। साथ ही पानी पूरी वाला भी पानी पूरी बनाकर तैयार रखता है। अब ये तीनों दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, मोमोज पानी पूरी वाले। अरे भैया, आपकी दुकान में मोमोज मिलता है या पानी पूरी? हम लोगों ने एक नई डिश बनाई है, मोमोज पानी पूरी। इसका स्वाद लाजवाब है। तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगी। आप एक प्लेट मोमोज पानी पूरी दे दीजिए। चंदर और उसके दोस्त मिलकर अच्छे से एक प्लेट मोमोज पानी पूरी तैयार करते हैं। ये लीजिए आपकी मोमोज पानी पूरी। वो लड़की मोमोज पानी पूरी खाती है। ये तो आपने मुझे कुछ अलग ही डिश खिला दी। मेरी मम्मी को भी ये बेहद पसंद आएगा। आप एक प्लेट मेरे घर के लिए पैक कर दीजिए। चंदर एक प्लेट मोमोज पानी पूरी एक थैले में बांधकर उस लड़की को दे देता है। अब इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर्स उनकी दुकान पर आते हैं, जिससे इन तीनों की एक ही दिन में बहुत सारी बिक्री हो जाती है। अगर हम मेहनत करेंगे और मीठी जुबान बोलेंगे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब मुझे बात समझ में आ गई है। अब चंदर गुस्सा छोड़कर सभी से अच्छे से बात करता है और सभी लोगों को उसका ये बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन दुकान पर काम करने के बाद चंदर को अपने घर की याद आती है और वो अपने घर जाता है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा।
तो तुम घर छोड़कर नहीं जाना। हाँ, अब मैं सुधर गया हूँ माँ, और मैंने अपना खुद का काम भी शुरू कर दिया है। अब चंदर अपने घर पर रहने के लिए आ जाता है। कैलाशपुरा नाम का एक गांव था। कैलाशपुरा गांव की सबसे खास बात ये थी कि गांव एकता का प्रतीक था। दूसरे गांव और कस्बों के लोग कैलाशपुरा की एकता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन कुछ वक्त से कैलाशपुरा गांव के लोग बंजरपन और बारिश न होने की वजह से बहुत ही परेशान थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई। हैंडपंप से तो 3 घंटे चलाओ तो एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें शहर जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। शहर यहीं पास में थोड़ी ना है। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारे गाड़ियों का किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है। तुम भी सही कह रही हो बेगम। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र का खारा पानी कोई कैसे पी सकता है भला? और क्या करूं हीरा भाई, गर्मी के मारे हालत खराब है। हमें इस चीज के ऊपर ना काम करना होगा, वरना हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें चलकर गांव के चबूतरे में बैठे पंडा बाबा को इस मसले के बारे में बताना चाहिए। वहां चलकर इसका कोई न कोई हल तो निकल ही जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें वहां चलना चाहिए। हीरा मणि और उसकी बीवी मुरारी के साथ मिलकर उस गांव के सबसे बूढ़े पंडा बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पंडा बाबा उनसे कहते हैं, कहो तुम सबका यहाँ किस काम से आना हुआ? वैसे तो कोई भी मेरे आसपास नजर नहीं आता। वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव की पानी की मुसीबत कब ठीक होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब हो गया, जब बीत चुकी है। हम कुछ समझे नहीं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। लगता है ये जनाब प्यास के चलते पगला गए हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पंडा बाबा सारे गांव वालों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य देव के मंदिर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतना कहते ही सब मूर्ति की ओर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी सूर्य देव की मूर्ति नजर नहीं आती जो वहाँ पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पर आया था, तब तो मूर्ति यहीं पर थी। क्यों बेगम? जी आपने सही कहा, पता नहीं ये कैसे हो गया। मूर्ति मंदिर में ना होने से ऐसा क्या हो गया? बाबा आप बातों को घुमाए ना और सीधे सीधे बता दे बात क्या है। तब बाबा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। तुम सबको याद होगा महीने भर पहले शहर का एक इंसान यहाँ पर घूमने आया था। जी बाबा, मुझे अच्छे से याद है और वो मंदिर में ही रुका हुआ था। वाह, ये मंदिर तो बहुत पुरानी लग रही है। अगर मैं इस मंदिर की मूर्ति को बेच दूं तो मैं रातों रात अमीर हो सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे मुझे बहुत दिमाग लगाना होगा। शहरी कारोबारी शहर के कुछ चोरों को पैसे देता है और उन्हें मंदिर की मूर्ति चुराने के लिए कहता है। चोर आकर रातों रात मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति चुरा कर ले जाते हैं। तुम गांव वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी नजरों के सामने खुलेआम चोरी हो गई और तुम समझ नहीं पाए। धिक्कार है तुम लोगों पर। बाबा, मैं अब भी समझ नहीं पाया कि बात क्या है। उस मूर्ति से गर्मी का क्या लेना देना? सूर्य देव की मूर्ति जब तक गांव में थी, गांव खुशहाल और बहुत अच्छी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मूर्ति चोरी होने की वजह से ही इतनी सारी दिक्कतें हमारे गांव में आ रही हैं। ठीक कहा हीरा मणि ने, जब तक वो मूर्ति अपने सही स्थान पर नहीं आएगी तब तक ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी और उस व्यापारी को गुनाह की सजा उसे जरूर मिल जाएगी। हीरा मणि और मुरारी, तुम दोनों शहर जाकर मूर्ति ढूंढो और उसे
और उसे इसी जगह पर फिर से ले आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। बेगम, तुम कुछ खाना बांधकर हमें दे दो, हम आज ही शहर के लिए निकलेंगे। बाबा की बात सुनकर मुरारी और हीरा मणि शहर जाने के लिए तैयार हो गए। सारे सामान लेकर वो शहर के लिए निकल गए। पूरे 2 दिन बाद वो शहर पहुँचे। फिर हीरा मणि ने कहा, इतने बड़े शहर में हम उस व्यापारी को कहाँ ढूंढेंगे? सिर्फ तुमने ही उसे देखा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। शैतान हमेशा अंधेरे में नजर आता है। वहाँ देखो, कई सारी गैर कानूनी दुकानें और कई सारे अवैध व्यापार चलते हैं। वहाँ चलो। मुरारी और हीरा मणि उस अवैध जगह पर जाते हैं। तब उन्हें एक आदमी गेट पर ही रोक लेता है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे हम व्यापारी साहब से मिलने एक बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं। पहले बताना था ना कि तुम मालिक के दोस्त हो। चलो अंदर जाओ, सीधे सीधे जाना, यहाँ वहाँ मत जाना। हीरा मणि और मुरारी दोनों उस घर के अंदर गए और वहाँ जाकर देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती मूर्तियाँ रखी हुई हैं और वो शहरी कारोबारी फोन पर किसी से बात कर रहा है। दोनों छुपकर उसकी बातें सुनने लगे। साहब, आज आप आ रहे हो ना? मैंने मूर्तियों को छुपा कर रख दिया है अपने ही घर में। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। आप शाम तक आ जाइए और पैसों का बक्सा लेकर आइएगा। उस शहरी की बात सुनकर हीरा मणि और मुरारी डर गए और उस घर से बाहर चले गए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा। तुमने ठीक कहा, इस दरिंदे को जल्द से जल्द हमें काल कोठरी में डालना ही होगा। हीरा मणि और मुरारी दोनों ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी। पुलिस वाले ने उस शहरी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे जाने दो। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। अपनी मूर्ति लेकर चले जाओ। रही बात इसकी, तो हम इसको सही जगह पर पहुंचा देंगे। हीरा मणि और मुरारी दोनों सूर्य देव की मूर्ति लेकर वहां से अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तुम दोनों पर गांव को नाज है। जल्दी से इस मूर्ति को उसकी जगह पर रख दीजिए। गांव वालों ने मिलकर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित किया। जैसे ही वो मूर्ति अपने असली जगह पर पहुंची, सूर्य देव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम सब की भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तय किया है कि इस गांव में सूरज से बारिश होगी। अब से तुम सब गांव वालों को किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य देव वहाँ से चले गए और उनके जाते ही सूरज से बारिश होने लगी और सारी तपती हुई गर्मी खत्म हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गांव वाले बेहद खुश हो गए। श्याम और रीमा शौहर बीवी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू करते थे। उन दोनों का कारोबार बहुत चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज खाने के लिए जाते थे। लोगों को बहुत पसंद आता था। लोग शाम के मोमोज के मुरीद हो गए थे। रीमा की मैगी के खरीदार नहीं आते थे। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। क्यों बेगम, आज क्या बनाई हो खाने में? तुम्हारे हाथ की मैगी खाए तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। बना लीजिए मेरा मजाक, मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन शाम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो दिल करता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आप आज आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूं मैं। कुछ लेना है तो बोलिए, बस ख्याल रखिएगा आपकी सफलता इंतहा पार न कर ले। सफल हूँ इसीलिए मुझे गुरूर है। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम की सफलता को देखकर
कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज की गाड़ी लगा दी। लगता है हमारे धंधे को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। अब देखिए, हमारा व्यापार देखते ही बाकी लोगों ने भी मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी फिक्र मत करो, लोग कारोबार नहीं रवैया देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच साबित होंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ दिनों के अंदर ही उनका कारोबार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से फिक्रमंद हो जाता है। एक दिन श्याम बाजार से अपने कारोबार के सामान ला रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। जख्म गहरे होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना होगा। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए कि ये पहले जैसा काम ना करें, आराम करें। श्याम काम नहीं कर पाने की वजह से मायूस हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा वक्त आ गया है हमारी जिंदगी में, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगी? इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने के लिए मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रखकर घर चला लूंगी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती थी, पर कारोबार ठीक ठाक हो रहा था। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहाँ पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो हमारे शौहर हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हम लोग सिर्फ मैगी ही बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी दे दिया। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा लजीज मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों मियाँ बीवी के हाथों में जादू है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा, मगर उसने मैगी के पैसे मांगे। जी शुक्रिया। अच्छा, अब मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो कभी तुम्हारे शौहर को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे मुफ्त में मोमोज खिलाता था। सुबह सुबह इन्होंने आकर दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। लगता है आज का दिन ही बेकार जाने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, मगर वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे शौहर के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई ताबीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपनी झोली में से एक ताबीज निकाली। इस ताबीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना कारोबार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत बेहतरीन बनाती हो और अपने शौहर की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका कारोबार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। रीमा घर जाकर श्याम को सारी बातें बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारी दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए। उस वक्त उन्होंने मुझे एक ताबीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई थी और दुकान चल निकली। लगता है ये वैसी ही ताबीज है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मैगी और मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए। इससे हमारे कारोबार में सिर्फ बढ़त ही होगी।
श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपनी दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे मनाली में उसके मोमोज और मैगी की बहुत तारीफ होने लगी। रीमा के हाथ की मैगी और मोमोज मुसाफिरों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई मजे लेकर खाने लगा। दूसरे मोमोज वाले अपना कारोबार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा कारोबार और चलने लगेगा। हमारे मैगी और मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना धंधा एक हाथ गाड़ी से नए कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी और मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने परिवार और कारोबार बखूबी संभाला है। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गुरूर मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल ली। उनका कारोबार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे।